नमस्कार, मैं कविता कुमारी, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो बी में आयनिक सॉलिड का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने आयनिक सॉलिड के अंतर्गत त्रिज्या अनुपात के बारे में पढ़ा था। त्रिज्या अनुपात को हम R से डिनोट करते हैं और इसको R प्लस अपॉन R माइनस के द्वारा निकाला जाता है, यानी धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात की वैल्यू 1 से कम होती है और इसको हमने 0.115 से 0.225 तक पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से इसकी वैल्यू को निकाला जाता है। आज हम त्रिज्या अनुपात 0.414 से त्रिज्या अनुपात 0.732 के बीच किस तरह से इसकी रेडियस रेशियो कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में देखेंगे। ये त्रिज्या अनुपात स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए होती है और जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 एनायन स्थित होते हैं और उसके बीच में कैटायन स्थित होता है। इन चारों एनायन के कॉर्नर को अगर हम मिला दें तो एक स्क्वायर बनता है। यहाँ पे हमने त्रिभुज OAB, एक समकोण त्रिभुज है, उसको लिया है और AB बराबर होता है 2R माइनस, OA बराबर OB बराबर R प्लस प्लस R माइनस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं OA दोनों विकर्ण हैं, OA और OB। AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और AB बराबर 2A OA स्क्वायर लिख सकते हैं। AB की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2R माइनस स्क्वायर और OA की वैल्यू R प्लस प्लस R माइनस, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो अब जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2R 4R स्क्वायर R माइनस की स्क्वायर बराबर 2, बाहर ले लिया R प्लस प्लस R माइनस की स्क्वायर। और अगर हम इसको 2 को यहाँ से काट देंगे तो 2R माइनस स्क्वायर बराबर R प्लस प्लस R माइनस की स्क्वायर, अंडर रूट 2R माइनस बराबर R प्लस प्लस R माइनस और R प्लस बराबर अंडर रूट 2R माइनस माइनस R माइनस को हमने बाहर ले लिया तो अंडर रूट 2 माइनस 1 और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.414 R माइनस और R प्लस अपॉन R माइनस यानी कि रेडियस रेशियो इजकल टू 0.414। अतः यदि त्रिज्या का मान 0.414 है तो धनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी और जैसे जैसे हम 0.414 से बढ़ाते जाएंगे त्रिज्या अनुपात बढ़ेगा। यानी कि त्रिज्या अनुपात कैसे बढ़ेगा, या तो हम एनायन का आकार छोटा करते जाएं और या फिर कैटायन का आकार बढ़ाएं। तो जैसे जैसे हम त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनी रहेगी, लेकिन जैसे त्रिज्या अनुपात 0.732 तक हो जाए तब तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही बनी रहेगी, परंतु अगर उससे आगे होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, रूटाइल इसका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 के बीच में। जब त्रिज्या अनुपात 0.732 या उससे अधिक हो जाता है तो धनायन की समन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाती है। प्रत्येक धनायन एक घनीय संरचना में 8 ऋणायनों द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार की संरचना में नीचे एक तल में 4 ऋणायन, उसके ऊपर एक धनायन, फिर उसके ऊपर 4 ऋणायन स्थित होते हैं। और यहाँ पे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने एक फेस लिया है जिसमें कि 4 ऋणायन हैं और उनके कैटायन उनके ऊपर स्थित हैं। यहाँ पे A, B, C एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, और इनके ऊपर तल में स्पर्श करता हुआ धनायन बिंदु O है। A, B, C, D, O एक वर्ग पिरामिडीय आकृति है। यदि हम धनायन O के केंद्र से फलक ABCD पर एक लंब OP डालें तो OPD एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा।
इस त्रिभुज ओ पी डी के लिए हम लिख सकते हैं ओ डी बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी डी स्क्वायर अंडर रूट। ओ डी बराबर हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ओ डी बराबर आर प्लस आर माइनस है। ओ घन का केंद्र है, तो ओ पी का मान घन की किसी भुजा मान ए डी के आधे के बराबर होगा। ए डी बराबर 2 आर माइनस, अतः ओ पी आर माइनस होगा। हम बिंदु पी वर्ग से ए बी सी डी में स्थित है, तो पी डी बराबर 1/2 बी डी होगा। और हम त्रिभुज लेंगे यहाँ पे बी सी डी, और इसमें बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इस तरह से हम जब बी डी की स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। और बी सी और सी डी की वैल्यू 2r माइनस है। इनकी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ इसके अंदर पुट करेंगे तो अंडर रूट 8r माइनस स्क्वायर आएगा। और इसको अगर हम खोलेंगे तो 2√2r माइनस स्क्वायर। बी डी का मान समीकरण में रखने पर पी डी 1/2 इंटू 2√2r माइनस, और ये आ जाएगा √2r माइनस स्क्वायर। इस वैल्यूज़ को हम पहले वाले समीकरण में रखेंगे तो r प्लस आर माइनस बराबर आर माइनस स्क्वायर प्लस 2r माइनस स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3r माइनस स्क्वायर √3r माइनस, और √3 की वैल्यू होती है 0.732। और हाँ, इससे माइनस को 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो 0.732 r माइनस आएगी। और रेडियस रेशियो यानी r प्लस अपॉन r माइनस 0.732, यानी त्रिज्या अनुपात 8 के लिए 0.732 के लिए वैल्यू होगी। और जैसे जैसे हम रेडियस रेशियो की वैल्यू यानी बढ़ाएंगे तो 0.732 से वैल्यू बढ़ेगी, और 1 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए स्टेबिलिटी दिखाएगी, 1 के बाद में ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे देखेंगे अभी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग। आयनों की पैकिंग किस तरह से हो सकती है। किसी भी आयनिक सॉलिड जो हैं उनके में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। इनकी ऐसा माना गया है कि ये गोलाकार आकृति के होते हैं, यानी कि जो एनायन होता है वो बड़े गोले होते हैं और धनायन होता है वो छोटे गोले के रूप में होता है। और इनका एक कैटायन एक एनायन एक कैटायन इस तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। ये रैंडमली अरेंज नहीं होते, यानी कि इनका अरेंजमेंट एक डिसिप्लिन वे में होता है, तभी क्रिस्टल स्टेबल होगा। किसी आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक होता है कि उसके आयनों की पैकिंग इस प्रकार से हो। आयनों के द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम हो और उनके मध्य छूटा हुआ रिक्त स्थान न्यूनतम हो। प्रत्येक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों की अधिक से अधिक संख्या से घिरा हुआ हो और इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य न्यूनतम हो। इन दोनों बातों से क्रिस्टल के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जो कि क्रिस्टल को स्थायित्व प्रदान करता है। समान आवेशित आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनमें प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, क्योंकि प्रतिकर्षण बल से क्रिस्टल की ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और उसका स्थायित्व कम हो जाएगा। पूरा क्रिस्टल विद्युत उदासीन होना चाहिए। इनकी पैकिंग 3 तरह से बताई गई है। पहले होता है स्क्वायर लैटिस। इसमें इस तरह के कि चालक में एक कैटायन ऐसे सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं और उसके बीच में जो क्रॉस का निशान दिखाया गया है उसमें कैटायन स्थित होते हैं। पहले एनायन बड़े गोले के रूप में और छोटे गोले के रूप में धनायन स्थित होते हैं। और ऋणायन के अगर सेंटर पॉइंट को मिलाया जाए तो एक स्क्वायर हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसको स्क्वायर लैटिस भी कहते हैं, यानी वर्गीय जालक कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और इनकी पैकिंग कैपेसिटी 68% होती है। इसके बाद आती है हेक्सागोनल लैटिस। इस तरह की लैटिस में 6 ऋणायन नीचे स्थित होते हैं और उनके द्वारा जो स्पेस बचता है गोले के रूप में उनमें कैटायन स्थित होते हैं और उसके ऊपर वापस ऋणायन स्थित होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोले की गोलाई में 6 गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि संरचना बनती है।
षष्ठभुजीय संरचना बनती है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को षष्ठकोणीय जालक कहते हैं। इन आयन कुल आयतन का 74% होता है, यानी इनकी पैकिंग कैपेसिटी जो है 74% होती है, यानी ये स्क्वायर लैटिस की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है और ये लैटिस ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इस तरह की पैकिंग में दो तरह के अरेंजमेंट हो सकता है, HCP और CCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस व्यवस्था में तीसरी सतह की व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि वह प्रथम का ही प्रतिरूप होती है, यानी जिन गोलों में ऊपर वाली लेयर में नीचे वाली लेयर में जो स्थित होते हैं उन्हीं लेयर में ऊपर वाली लेयर में होते हैं, यानी इस तरह की संरचना को हम ABA, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ABA स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इस तरह के क्रिस्टल को अगर हम आर पार देखें तो हमें कोई होल नहीं दिखाई देते, जबकि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्टरनेट गोल जो 6 होल्स बनने होते हैं, उनमें से अल्टरनेट होल्स पे स्थित होते हैं कैटायन। तो इस तरह की संरचना में अगर हम आर पार देखते हैं तो हमें एक होल दिखाई देते हैं। धन्यवाद।